नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। आज हम लोग इस पॉलिटी के सीरीज में महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि आने वाले किसी भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना निश्चित ही रूप से रहता है। और इस अनुच्छेद को इस तरह से देखेंगे कि दोस्तों इसी वीडियो से आप लोग को याद हो जाएगा, तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं, पहला इसमें है मूल अधिकार और मौलिक अधिकार। देखते हैं, पहला है मौलिक अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में इसको मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 के क में व्याख्या की गई है। तो वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है, जिसको हम नीचे देखते हैं कौन कौन से मूल अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में वर्तमान समय में। याद रखिएगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है, जिसमें पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच चर्चा की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच चर्चा की गई है। इसका अनुच्छेद भी याद रखिएगा दोस्तों, पहला 14 से 18, दूसरा 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23-24 में चर्चा की गई है, इंपॉर्टेंट है। धार्मिक अधिकार, जो कि 25 से 28 के बीच चर्चा की गई है। और पांचवा है सांस्कृतिक अधिकार, जो कि 29-30 के बीच चर्चा की गई है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में चर्चा की गई है, जो कि भारतीय संविधान के बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा मैग्ना आत्मा की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में चर्चा की जाए तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर बी.आर. अम्बेडकर लगा दिया जाए तो भारतीय संविधान की उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों पहले देखते हैं इस 6 मौलिक अधिकार में पहला समता का अधिकार, जो कि 14 से 18 की भी चर्चा की गई है। इसमें क्या सम दिया गया है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में चर्चा करेंगे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 14। याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 कहा गया है, अनुच्छेद 14 कहा गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार। याद रखिएगा, विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसी तरह अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसी तरह 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी विदेशी उपाधि या देश की उपाधि बिना राष्ट्रपति के पूछे हुए उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 18 में दी गई है। इसको दोस्तों फिर से देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 में विधिक समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद पर रोक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। दोस्तों याद रखिएगा, पहले 15 और 16 और बीच में 14 और 15 याद रखिए एक साथ, बीच में 16 और 17 और 18 एक साथ। 14 में है विधिक समक्ष समता, 15 में है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, और 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में है छुआछूत, अस्पृश्यता, और 18 में उपाधियों का अंत। इसी तरह दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार। पहला अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति की आज़ादी। किसी भी व्यक्ति की आज़ादी के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 19 में। 19 में मूलतः 6 प्रकार के अधिकार की चर्चा की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें देख लेते हैं पहला से लेकर छठा तक क्या क्या अधिकार दिया गया है। पहला है अनुच्छेद 19 के 1 से लेकर 6 तक, इसमें जितना भी है 19 के 1 से लेकर 6 का इसका पार्ट है। पहला है बोलने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा दोस्तों, 19 के 1 में है बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा दोस्तों, तीसरा, पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, और तीसरा है सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। पाँचवा है 19 के 5वां भारत में निवास करने की स्वतंत्रता।
इसी तरह 19 का छठा है भारत में आजीविका एवं रोजगार की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता के लिए मूलतः 6 प्रकार के अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में, जिसमें कि पहला है बोलने की स्वतंत्रता। कहीं भी जाइएगा आपको एक बोलने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान दी है। इसी तरह है दूसरा शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति किसी भी जगह या किसी भी संस्था पर एक जगह शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को दे दिया जाता है। इसी तरह आगे इम्पोर्टेंट है सभा एवं समूह। कोई भी काम काज के लिए कोई भी संस्था के द्वारा एक समूह या सभा बनाया जाता है, जिसकी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दिया गया है, जो कि 19 के 3 में चर्चा की गई है। इसी तरह इम्पोर्टेंट है अगर सभा और समिति बन जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। आगे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 4 जो कि भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। दोस्तों कहीं भी कोई भी व्यक्ति घूम सकता है। ये आवागमन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान किसी भी नागरिक को देता है, जो कि 19 के 4 में व्याख्या की गई है। भारत 19 के 5 में चर्चा की गई है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। अगर वह भारत के नागरिक है तो उसमें भारत में निवास करने की स्वतंत्रता दी जाती है। और छठा है भारत में आजीविका। अगर निवास करता है तो उसको भोजन भी चाहिए। आजीविका की स्वतंत्रता 19 के 6 में व्याख्या की गई है। इसी तरह आगे देख लेते हैं दोस्तों, दो स्वतंत्रता के बारे में चर्चा कर लिए हैं, समता का अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता। और आगे देख लेते हैं तीसरा, जो कि अनुच्छेद 20 में दी गई है, अपराध के दोष सिद्धि का संबंध। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अपराध, कोई भी व्यक्ति अपराध जब करता है तो उसका भी एक भारतीय संविधान में अधिकार की चर्चा की गई है। 3 तरह की अपराध के बारे में अधिकार की बात की गई है, जिसमें पहला है उसे उसी समय की कानून की सज़ा दी जाएगी जिस समय वह अपराध किया है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए 2020 में अगर कोई भी अपराधी किया है तो उसको अगर 2026 या 25 में कानून की सज़ा सुनाई जाएगी तो 2025 में जो कानून दिया गया है उसी के अनुसार उसको एक सज़ा की प्रावधान किया गया है। इसी तरह आगे है 20 के दूसरा में उसके खुद के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी अपराधी को अगर कोई भी पुलिस थाना या कोई भी पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है तो जज के सामने ज़बरदस्ती गवाही नहीं दिया जा सकता है, उसको खुद के विरुद्ध गवाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है तीसरा इम्पोर्टेंट है, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर एक अपराध किया है तो उसको अगर एक बार सज़ा दिया जा चुका है तो उसको एक ही बार के लिए सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है अगर कोई व्यक्ति कोई भी कांड किया है और सिमिलर कांड 2 साल बाद हुआ है, अगर उसको सज़ा मिल चुका है तो उसको 2 साल पहले वाला सज़ा सेम नहीं दिया जाएगा। हो सकता है उसकी जगह दूसरा कोई व्यक्ति किया होगा तो उसको दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इसको वार्निंग दिया जाता है, जो ये कांड किया है तो कहीं ना कहीं तुम ही कर सकता है। इसके लिए अपराधी के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में 3 प्रकार का अधिकार दिया गया है। याद रखिए, जिसमें पहला है उसे उसी समय के कानून के लिए सज़ा दी जाएगी। दूसरा है उसे खुद के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा है एक ही अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। तो अनुच्छेद 20 याद हो गया। इसी तरह देखते हैं अनुच्छेद 21, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो कि जीवन जीने का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। इसी में निजता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति का प्राइवेसी का अधिकार अनुच्छेद 21 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 21 के 1 में चर्चा की गई है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा की चर्चा की गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19-21 के ए में चर्चा की गई है, व्यक्ति को कोई भी स्टूडेंट को जो कि 6 से 14 वर्ष है स्कूल में उसे निःशुल्क शिक्षा देने की चर्चा की जाएगी, जो कि मूल संविधान में नहीं था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। आगे इंपॉर्टेंट है 22, याद रखिएगा दोस्तों। 20 और 22 में कन्फ्यूजन होगा आप लोग को। 20 में अपराध, लेकिन 22 में है गिरफ्तारी। कोई भी व्यक्ति पहले अपराध करेगा तब ही गिरफ्तार किया जाएगा उसको। तो 20 में अपराध और 22 में है गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी संबंधित 3 प्रकार का भी रियायत दिया गया है, याद रखिएगा। पहला है कारण पूछने का अधिकार। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण पूछने का अधिकार है, जो आप हमको किस कानून के विरुद्ध या किस जुर्म के विरुद्ध हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो कारण पूछने का अधिकार है। दूसरा है 24 घंटे के अंतर्गत
न्यायालय में उसको पेशी किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें आवागमन का समय, मान लीजिए किसी भी अपराध को ले आने में समय लगता है तो वो टाइम उसमें 24 घंटा में जोड़ा नहीं जाएगा। इसी तरह तीसरा है, उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति को उसको मनपसंद वकील हायर करने की अधिकार दिया गया है, जो आप अपने अनुसार से वकील को हायर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 20 में है अपराध और अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी। इसी तरह देख लेते हैं भारतीय संविधान में तीसरा मौलिक अधिकार जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी व्याख्या की गई है। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद देख लेते हैं 23, मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मानव व्यापार और बलात्श्रम, किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक मजदूरी नहीं किया जा सकता, यह भारतीय संविधान अधिकार देता है। बंधुआ मजदूरी, किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी, जैसे पहले होता था, जो व्यक्ति किसी साहूकार के यहाँ काम करता था उसको परमानेंट रूप के लिए रख लिया जाता था, या तो निश्चित पेमेंट के द्वारा या नहीं तो कोई शक्ति प्रदर्शन के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बंधुआ मजदूरी भी नहीं, परोक भी। तो 23 में है मानव व्यापार, बलात्श्रम और बंधुआ मजदूरी। इसी तरह 24 में है, 24 से याद रखिएगा, 24 और 14 वर्ष से कम बच्चे को 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी कारखाना या किसी भी कार्य में लगाना एक अपराध है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 24 में व्याख्या की गई है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने के लिए विरुद्ध दिया गया है। इसी तरह देख लेते हैं अनुच्छेद भारतीय संविधान के चौथा मौलिक अधिकार में, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 25 में है धर्म को मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछले बार एसआई के पीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 25, 26, 27 चारों अनुच्छेद को अच्छा से देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छा से नहीं देखिएगा तो एग्जाम में निश्चित ही रूप से कन्फ्यूजन होगा। तो अच्छा से देख लीजिए, अनुच्छेद 25 में है धर्म को मनाने और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता। याद रखिए, ये दोनों को एक साथ याद रखिए। अनुच्छेद 25 में धर्म को मनाने या मानने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या मना सकता है, यह भारतीय संविधान अधिकार देता है कि तुम किसी भी धर्म को मान सकता है। 26 में है उस धर्म को प्रबंधन कर सकता है वह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रबंधन कर सकता है। मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें भाग ले सकता है वह। इसी तरह 27 है धार्मिक संपोषित या धन एकत्रित करने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति या किसी भी धार्मिक समारोह में भाग लेता है तो उसको धन संपोषित करने का अधिकार है। वह धन संपोषित या रुपया संपोषित कर सकता है या कलेक्शन कर सकता है, यह भारतीय संविधान अधिकार देता है। इसी तरह अनुच्छेद 28 है धार्मिक शिक्षा और उपासनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। किसी भी धार्मिक शिक्षा, जैसे हिंदू में गीता के बारे में शिक्षा दी जाती है, मुस्लिम में बाइबिल के बारे में, मुस्लिम में कुरान के बारे में, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की व्यवस्था की जाती है, अनुच्छेद 28 में चर्चा की गई है। अगला है मूल अधिकार में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 30 और 29-30 में व्याख्या की गई है, जो कि केवल एसटी और एससी के बारे में चर्चा की गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। याद रखिएगा, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है उसके हितों के बारे में संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार, कोई भी जनजाति है उसके शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान में चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा, 29-30 अल्पसंख्यकों के बारे में ही चर्चा की जाती है, याद रखिएगा। इसी तरह इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में चर्चा की गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किसी भी मौलिक अधिकार के हनन को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रीट जारी कर सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32। जितना भी मौलिक अधिकार दिया गया है, अगर वो मौलिक अधिकार का हनन होता है तो
किसी भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को हायर कर सकता है। यह व्याख्या अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो बी आर अम्बेडकर इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रीट और हाई कोर्ट के द्वारा भी 5 प्रकार का रीट अनुच्छेद 226 के द्वारा जारी की जा सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये 5 प्रकार का रीट जो कि इंपॉर्टेंट है। 5 प्रकार का रीट। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में चर्चा की गई 24 घंटा के अंतर न्यायालय में पेश किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का गिरफ्तारी होने के 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। आगे इंपॉर्टेंट है परमादेश। परमादेश से याद रखिएगा आदेश। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी सरकारी कर्मचारी को आदेश देता है कि अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। किसी भी व्यक्ति को यह आदेश देता है परमादेश के द्वारा जो अपना कर्तव्य, जो आपको कर्तव्य दिया गया है उसको फॉलो करे या उसको पूरा करे। परमादेश को आदेश से याद रखेगा। इसी तरह प्रतिषेध इंपॉर्टेंट है। ऊपरी न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय को अपना कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर करने का अधिकार दिया जाता है। अपना भाषा में समझिए दोस्तों, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। तो ऊपरी न्यायालय कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोकता है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है उसी पर कार्य करे, न कि दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। तो याद रखिए, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। याद रखिएगा, रोकना के सेंस से। इसी तरह उत्प्रेषण होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या नीचे जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। याद रखिएगा, पहला है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीनों एक दूसरे को एक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें कि याद रखिएगा प्रतिषेध के द्वारा कहा गया है जो सभी अपना कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही रहकर कार्य करे। लेकिन उत्प्रेषण के द्वारा कार्य दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है या नहीं तो ऊपरी न्यायालय निचले कोर्ट को कहता है, निचले न्यायालय को कहता है कि अपने जितना भी निलंबित मुकदमे हैं वो मेरे पास भेज दे। जैसे कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहता है जितने भी निलंबित मुकदमे हैं मेरे पास भेज दो। तो उत्प्रेषण में यही चर्चा की गई है। इसी तरह इंपॉर्टेंट है अधिकार परीक्षा लेख, जो कि इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, जो किसी भी सार्वजनिक पद पर उसका अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति कोई भी सरकारी जॉब करता है तो उसके अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है, किस अधिकार से तुम यह पोस्ट पर बना हुआ है और तुम्हारा क्या काम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह है, आगे देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद 33, 34 और 35। जो कि 33 में है, संसद को यह अधिकार है कि सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग, उसके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। याद रखिएगा दोस्तों, जितना भी सशस्त्र बल है जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, उसको एक अलग मौलिक अधिकार दिया गया है। उसको वो ये नहीं कह सकता है कि हमको घूमने फिरने का आज़ादी दी जाए। उसका जो एक अलग से संविधान के बारे में चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 33 में की गई है। इसी तरह 34 में है, संसद के द्वारा मार्शल लॉ लाया जा सकता है। कुछ मौलिक अधिकारों पर मार्शल लॉ लगाकर रोक लगाया जा सकता है। जैसे सैनिक अगर बोल दें हमको घूमने फिरने का अधिकार दिया जाना चाहिए, मान लीजिए युद्ध के समय सैनिक बोल दे हमको घूमने फिरने का अधिकार देना चाहिए, तो संसद उसे मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। यह संविधान में चर्चा की गई है। इसी तरह इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 35, जो संसद कानून बना सकता है। याद रखिए, किसी भी मामला में मौलिक अधिकार पर संसद कानून बना सकता है। जितना भी मौलिक अधिकार के विरुद्ध विवाद होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, यह अनुच्छेद 35 के द्वारा ही उत्पन्न होता है। क्योंकि जितना भी ऊपर में मौलिक अधिकार है उसके बारे में कानून संसद बना सकता है, और संसद अपने चुनी हुई सरकार के द्वारा ही कानून बना सकता है। तो अपने हित को देखकर ही बनाता है वर्तमान की पार्टी। तो सबसे ज़्यादा विवादित है अनुच्छेद 35। इसी तरह इंपॉर्टेंट है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 352। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी सभी को निरस्त किया जा सकता है। किया जा सकता नहीं, किया जाता है। याद रखिएगा, अगर देश में राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया जाए तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाद बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है वो सभी को निरस्त किया जा सकता है। आगे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो कि विदेशी को प्राप्त नहीं है,
इसमें पाँच अनुच्छेद है, याद रखिएगा। 15, 16 एक साथ, 29, 30 एक साथ, बीच में 19, याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30 5 प्रकार के मौलिक अधिकार के चर्चा की गई है, जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। याद रखिएगा, केवल और केवल भारतीय नागरिक को 5 अनुच्छेद दिया गया है, 15, 16, 19 और 29, 30। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को जितना भी उधर बचा है सब विदेशियों को भी प्राप्त है। याद रखिएगा, 14, 19, 21, 21 के 1, 23, 24, 25 से लेकर 28 तक जितना भी उधर मौलिक अधिकार 15, 16, 19 और 29, 30 को छोड़कर बचा है, वह भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो दोस्तों, आज जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहेगा, चाहे वो राज्य के नीति निर्देशक से हो या अन्य जितना भी अनुच्छेद है, उसके बारे में एक अच्छा से डिटेलिंग रूप से चर्चा करेंगे। तो आने वाले निश्चित ही रूप से एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा ही। तो इसीलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।